32,000 लड़कियों के साथ हकीकत में ऐसा किया जा चुका है। इंडिया द यूरिनेटिंग नेशन, द बुचर ऑफ गुजरात या द गुजरात स्टोरी, जो कि अभी तक हॉलीवुड की किसी फिल्म में भी इस्तेमाल नहीं की गई है, और इतना बड़ा कि झूठ बोलने वाला शर्मिंदा नहीं होता बल्कि सुनने वाला शर्मिंदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करते हैं इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप इस मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी दोनों दुश्मनों से महफूज होंगे। आज की वीडियो में कुछ बात करेंगे हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म द केरला स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसके लिए इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद चीख चीख के इस फिल्म की मशहूरी करते नजर आए हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। और इस फिल्म पे बात करने की दूसरी बड़ी वजह है इस फिल्म में इस्तेमाल की जाने वाली चंद ऐसी टेक्निक्स जो कि अभी तक हॉलीवुड की किसी फिल्म में भी इस्तेमाल नहीं की गई हैं, और उन टेक्निक्स का सारा क्रेडिट जाता है इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्दीकी हुसैन को, जिन्होंने पहली दफा ऐसी टेक्निक्स को फिल्मी दुनिया में मुतारफ करवा के पूरी फिल्म वर्ल्ड को हैरत में डाल दिया है। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो पहली दफा फिल्मी दुनिया में मुतारफ करवाई गई हैं, और फिल्म द केरला स्टोरी की मुकम्मल कहानी कि कैसे इस अजीम डायरेक्टर ने उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए 3 इंडियन लड़कियों की कहानी को 32,000 इंडियन लड़कियों की कहानी में तब्दील कर दिया, जिनको जबरदस्ती मुसलमान बना के आईसिस में भर्ती किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है, और बाद में उनको कत्ल करके सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। 3 कहां और 32,000 कहां, है ना मजे की टेक्निक। तो आइए बिना किसी मजीद देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन टेक्निक्स की जिनका इस फिल्म में भरपूर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उससे पहले मैं वजाहत करता चलूं कि ये टेक्निक्स जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये कोई कैमरा टेक्निक या लाइट टेक्निक नहीं है, बल्कि ये हैं प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जिनकी बुनियाद पे ये फिल्म बनाई गई है। बेसिकली ये टेक्निक्स इस अजीम डायरेक्टर के बड़ों ने इजाद की थी आज से करीब 75 बरस पहले दूसरी जंग अजीम के दौरान, लेकिन फिल्म वर्ल्ड के अंदर पहली बार इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया अब 2023 में जाके। तो सबसे पहली टेक्निक जो इस डायरेक्टर के सगे दादा हिटलर ने इजाद करी थी, और उस टेक्निक का जिक्र उसने अपनी किताब माइन काम्फ में किया था, वो है बिग लाय, यानी कि बड़ा झूठ। और इतना बड़ा कि झूठ बोलने वाला शर्मिंदा नहीं होता बल्कि सुनने वाला शर्मिंदा हो जाता है कि यार कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि नहीं यार ये सच ही होगा, वरना इतना बड़ा झूठ कौन बोलेगा। और अगर थोड़ा बहुत उसमें से झूठ है भी तो कोई बात नहीं, ज्यादातर तो सच ही है ना। हालांकि हकीकत में वो एक मुकम्मल झूठ होता है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि सुनने वाला ये इमेजिन नहीं कर पाता कि कोई इतना बड़ा झूठ क्यों और कैसे बोलेगा। प्रोपेगेंडा टेक्निक नंबर 2 जो इस डायरेक्टर के चचेरे दादा जोसेफ गोएबल्स ने इजाद की थी, जिसमें वो ये कहता है कि बड़ा झूठ तो आपने बोल दिया, अब उस बड़े झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो झूठ सच लगने लग जाए, और उस बड़े झूठ की इतनी रेपिटेशन करो कि वो बड़ा झूठ हर तरफ फैल जाए, और लोग अगर उस झूठ को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज को चेक करें तो हर सोर्स से उनको वही झूठ मिले, जिससे उनको ये यकीन हो जाए कि ये तो सच है। इस टेक्निक के मेन ग्रेडियंट्स हैं कॉन्फिडेंस और रेपिटेशन, कि झूठ इतने एतमाद और इतनी तवातर से बोलो और तब तक बोलो जब तक वो झूठ सच का भी बाप ना बन जाए। उसके बाद आती है प्रोपेगेंडा टेक्निक नंबर 3 जो इस डायरेक्टर के किसी नामालूम बाप की तरफ से इजाद की गई थी, और उस टेक्निक का नाम है हाफ ट्रूथ, यानी कि झूठ तो आप दबा के बोलो लेकिन झूठे मशहूर नहीं हो जाओ कि लोग आपको बिल्कुल ही एक झूठा शख्स समझने लगे, और जब आप बड़ा झूठ बोले तो लोग फौरन कहें कि छोड़ो यार वो तो है ही छोड़ू इंसान, डेफिनेटली ये भी उसने छोड़ी होगी, उसकी किसी बात का क्या यकीन करना। और इस सब से बचने के लिए आपने करना क्या है कि बीच बीच में सच भी बोलते रहना है, क्योंकि जब लोग आपका सच सुनेंगे तो वो आपको एक झूठा इंसान नहीं समझेंगे, और जब आपको एक झूठा इंसान नहीं समझेंगे तो फिर आपके बड़े झूठ को भी सच मान लेंगे। लेकिन अगर आपने ऊपर वाली इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक झूठ बोला तो। खैर ये तो थी वो टेक्निक्स जिनकी इजाद इस डायरेक्टर के पुरखों ने करी थी। अब बात करते हैं कि कैसे इस डायरेक्टर ने अपने पुरखों की उन तमाम टेक्निक्स को एक साथ अपनी इस फिल्म द केरला स्टोरी में घुसा दिया है। इस फिल्म का वन लाइनर ये है कि इंडियन रियासत केरला में कुछ मुस्लिम एजेंट्स खुफिया तरीके से वहां की लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करते हैं,
यानी उनका मजहब तब्दील करवाते हैं और फिर उनको आइसिस ज्वाइन करने के लिए भेजा जाता है और अल्टीमेटली उनको कत्ल करके सीरिया और यमन के सहराओं में दफन कर दिया जाता है। और इस फिल्म के डायरेक्टर के मुताबिक 32,000 लड़कियों के साथ हकीकत में ऐसा किया जा चुका है और वो लड़कियां इस वक्त सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में दफन है। लेकिन जब इस महान डायरेक्टर से पूछा गया कि ये फिल्म कौन से हकीकी वाकयात पे मबनी है और उन वाकयात के क्या सबूत हैं आपके पास, तो उन्होंने इसके जवाब में जो पहला हवाला दिया वो था केरला के साबिक वजीर आला ओमन चांडे का बयान। और जब हम इस बयान को गूगल करते हैं तो कुछ ये सामने आता है, ओमन चांडे 2600 औरतें, कन्वर्टेड, इस्लाम। अरे वाह, डायरेक्टर की बात में तो दम है। लेकिन ये क्या, नीचे तो लिखा हुआ है नो एविडेंस। जब स्टेट के वजीर आला को एविडेंस नहीं मिले तो इस डायरेक्टर ने कहां से खोज लिए भाई। खैर, महान डायरेक्टर साहब दूसरा हवाला देते हैं केरला के ही एक और साबिक वजीर आला वीएस अच्युतानंदन के बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। जब हम इस बयान को गूगल करते हैं तो क्या मिलता है, वीएस अच्युतानंदन, केरला, मुस्लिम मेजॉरिटी, 20 साल। अरे डायरेक्टर साहब तो यहाँ भी सच बोल रहे थे। इतने में आता है इस फिल्म का टीजर, जिसमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ये बोल रही होती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में कैद हूँ। और जब हम इस चीज को गूगल करते हैं तो आपको मिलता है फातिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट। अब ये तीनों चीजें गूगल करने के बाद आप उस डायरेक्टर के बड़े, रिपीटेड और कॉन्फिडेंस के साथ बोले गए झूठ के जाल में फंस जाते हो, क्योंकि आप 3 अलग अलग सोर्सेज को चेक कर चुके हो और सब जगह पे आपको वही सच मिल रहा है जो डायरेक्टर ने आपको फिल्म में दिखाया है। अब आपका सवाल होगा कि फिर डायरेक्टर ने झूठ कहां बोला। ये जो आपने 3-4 अलग अलग सोर्सेज को चेक किया है वो सब झूठ ही था, क्योंकि पूरा आर्टिकल तो आपने पढ़ा ही नहीं है। आपने भी 90% आवाम की तरह मोटे मोटे कीवर्ड्स को देखा जिसमें आपको वही दिखाया गया जो डायरेक्टर आपको दिखाना चाहता था। तो आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं उन्हीं आर्टिकल्स और उन्हीं हवालों को जो डायरेक्टर साहब ने पेश किए थे जब उनसे ये पूछा गया था कि ये फिल्म किन हकीकी वाकयात पे मबनी है। सबसे पहला ओमन चांडे का बयान, जिसमें वो अपनी असेंबली को बताते हैं कि साल 2006 से लेके साल 2012 के दरमियान, यानी कि 6 सालों में 2667 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उनके बयान या इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी फोर्स्ड कन्वर्जन या मजहब तब्दील करने के बाद उनमें से किसी खातून का भी आइसिस ज्वाइन करने का कोई जिक्र नहीं किया गया, बल्कि ओमन चांडे की तरफ से उल्टा यकीन दहानी कराई गई कि हम अपनी स्टेट में फोर्स कन्वर्जन की कतई इजाजत नहीं देंगे और लव जिहाद लफ्ज का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ किसी भी किस्म की हेट स्पीच की भी कतई इजाजत नहीं देंगे। तो अब जरा नजर डालते हैं दूसरे हवाले पे जो डायरेक्टर साहब ने अपनी कहानी की सपोर्ट में पेश किया था, जिसमें केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अगले 20 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। उस बयान की भी हकीकत कुछ यूं है कि वो वीडियो भी उसी प्रोडक्शन कंपनी ने अपलोड की थी जिसने अब ये फिल्म बनाई है, सनशाइन पिक्चर्स, और उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के बयान वाली वीडियो के सबटाइटल अपनी मर्जी से लिख दिए। हालांकि ऑडियो में वो कुछ और बोल रहे थे लेकिन नीचे सबटाइटल में कुछ और ही लिखा हुआ था। और फिर उन्होंने जो बयान दिया था वो भी पीएफआई के खिलाफ था कि कैसे वो बाकी मजहब के लड़कों को पैसे देके मुसलमान औरतों से शादी करवा रहे थे मुस्लिम आबादी को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें भी किसी फोर्स्ड कन्वर्जन या आइसिस को ज्वाइन करने की कोई बात ही नहीं की उन्होंने। सबूत देना तो बहुत दूर की बात। और फिर उनकी ये स्टेटमेंट तो 13 या 14 साल पुरानी है, तो फिर कोई पागल ही होगा जो 14 साल पुरानी एक स्टेटमेंट को लेके इतनी बड़ी फिल्म बना दे। अब बात करते हैं उस लड़की फातिमा की जो टीजर में दिखाई गई है और कहती है कि मैं अफगानिस्तान की जेल में कैद हूँ। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जून 2021 का ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बात होती है उन 4 केरला की औरतों के बारे में जो अपने अपने खाविनों के साथ 2016 और 2018 के दरमियान अफगानिस्तान जाती हैं। और उन 4 औरतों के नाम हैं निमीशा, सोनिया, रफीला और मिरन। वहां जाने के बाद उन 4 औरतों के खाविन मुख्तलिफ हादसों में मारे जाते हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इन 4 औरतों में से सिर्फ एक औरत कन्वर्टेड मुस्लिम थी। अब आप कहेंगे कि चलें एक ही सही, लेकिन फिर भी इल्जाम लगाने वाले ये इल्जाम तो लगा सकते हैं ना कि मुसलमानों ने जबरदस्ती उस एक औरत को कन्वर्ट किया और लव जिहाद का शिकार बना के उसको अफगानिस्तान ले गए। चलें ये भी देख लेते हैं कि उसको लव जिहाद का शिकार बनाया किसने। उस औरत का खावन जिसने उसको कन्वर्ट किया और लव जिहाद का शिकार बनाया वो खुद एक कन्वर्टेड मुस्लिम था और इसका पुराना नाम था बैक्सन विंसेंट, क्योंकि वो ईसाइयत से मुसलमान हुआ था और उसका मुस्लिम नाम था इजा। अब वो 4 औरतें जो अफगानिस्तान गई थी उनके खावन तो मर चुके थे,
लेकिन इंडिया ने उन चारों औरतों के इंडिया में दाखिले पे पाबंदी लगा दी। उन चारों औरतों के इंटरव्यूज यूट्यूब पे मौजूद हैं, जिनको अगर आप देखें तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इन औरतों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था और वो बड़ी मजलूम है। लेकिन फिल्म में उनकी जगह जिन चार औरतों को दिखाया गया, उनको तो मजलूमियत का आइकॉन बना के पेश किया गया है कि इन औरतों पे बड़े जुल्म हुए और बड़े मजालिम के बाद इनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर इनको जबरदस्ती आईसिस ज्वाइन करवाई गई, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा आइडियंस की सिंपैथी पाने के लिए। अदरवाइज इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे महान डायरेक्टर साहब कैसे 32,000 की फिगर पूरी करते हैं। स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक पूरे इंडिया में से टोटल 60 लोगों ने आईसिस ज्वाइन किया, जिसमें से 26 मर्द, 13 औरतें और 21 बच्चे थे। उसके बाद व्लादिमीर वॉरनकॉफ, जो कि यूनाइटेड नेशन के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि 110 ममालिक में से तकरीबन 40,000 लोगों ने सीरिया और इराक की जंग में शिरकत की, यानी कि आईसिस को ज्वाइन किया। अब गौर करने की बात यह है कि 110 ममालिक में से सिर्फ 40,000 लोग, जबकि हमारे डायरेक्टर साहब सिर्फ इंडिया की एक स्टेट में से 32,000 लड़कियों को आईसिस ज्वाइन करवाए बैठे हैं। 2018 के अंदर ही एक और रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन की जानिब से, जिसमें वो बताते हैं कि 2018 तक टोटल 41,490 लोगों ने आईसिस को ज्वाइन किया है 80 मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें से तकरीबन 33,000 मर्द और सिर्फ 4,761 औरतें हैं। यानी कि 2018 तक सिर्फ 4,700 औरतों ने आईसिस ज्वाइन की थी, और वो भी 80 डिफरेंट कंट्रीज से। जबकि हमारे महान डायरेक्टर इस फिल्म में दिखा रहे हैं कि 32,000 औरतें तो सिर्फ इंडिया की एक स्टेट से जा चुकी हैं। हाउ स्ट्रेंज, इनफैक्ट हाउ स्टूपिड। अब इन दोनों रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 तक टोटल 40 से 42,000 लोगों ने आईसिस ज्वाइन की। अब देखते हैं कि उन 40 या 42,000 में से कितने इंडियन थे। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने साल 2020 में एक कंट्री रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह बताया गया कि उन 42,000 लोगों में से कितने लोग किस मुल्क से ताल्लुक रखते थे। और उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर सिर्फ 34 केसेस रजिस्टर हुए और 160 लोग गिरफ्तार हुए, जिन पे शक था कि वो किसी न किसी कैपेसिटी में आईसिस का साथ दे रहे थे। मजीद तसल्ली के लिए हम एक और जगह चेक कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन ने भी एक और रिपोर्ट शाया करी, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे इंडिया से आईसिस के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने वाले लोगों पे जो केसेस हैं, उनकी तादाद 180 से 200 है। और ये सिर्फ केसेस की बात हो रही है। आगे जाके उनमें से कितने केसेस के सबूत मिले, कितनों को सजा हुई, या कितने केस सबूत ना होने की वजह से खत्म कर दिए गए, वो बात की बात है। लेकिन 2006 से लेके 2014 तक कुल केसेस ही 200 रजिस्टर हुए। तो वो जो 32,000 लड़कियां गायब हो गई, उनके केसेस किधर हैं? इसी बात की मजीद तस्दीक के लिए एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि आईसिस से जुड़े लोगों पे जो केसेस हैं इंडिया के अंदर, उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 155 है। और ये भी सारे के सारे वो लोग नहीं है जो लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करके उनको सीरिया या यमन भेज रहे थे, बल्कि इनमें बहुत सारे वो लोग भी थे जो सिर्फ इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। प्रैक्टिकली उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था या किसी भी स्केल में आईसिस की मदद नहीं की थी, वो बस वैसे ही चस्का पार्टी थी। अब 3 अलग अलग जराए से हमने तसल्ली कर ली है कि 2006 से लेके 2019 या 20 तक पूरे इंडिया से आईसिस के साथ जो लोग मुंसलिक हुए, वो चाहे किसी भी लेवल पे हुए, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 200 थी। ये 200 लोग पूरे इंडिया से थे। तो अब पता करते हैं कि इंडिया की एक स्टेट केरला से कितने लोग थे। उन 200 लोगों में से 40 लोग ऐसे थे जो केरला स्टेट से ताल्लुक रखते थे। लेकिन उन 40 लोगों में से भी ऐसा नहीं था कि ये 40 के 40 लोग ही औरतों को कन्वर्ट करके सीरिया या यमन ले जा चुके थे, बल्कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे। बस उन्होंने इंटरनेट पे आईसिस की फेवर में कुछ पोस्ट किया था और उन लोगों पे भी मुकदमा बना हुआ था। तो एक्चुअली में कितने लोग थे जो इंडिया छोड़ के गए और जाके प्रैक्टिकली आईसिस को ज्वाइन कर लिया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 66 लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिकली जाके आईसिस को ज्वाइन किया। अब उन 66 में से औरतें कितनी थी? 13 पूरे इंडिया से। कितनी औरतें थी जिनका ताल्लुक केरला स्टेट से था? 6, सिर्फ और सिर्फ 6। अब इन 6 में से कितनी औरतें थी जिनको दूसरे मजाहिब से कन्वर्ट किया गया था? 3।
सिर्फ और सिर्फ 3, और उन 3 में से भी 2 क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू औरत थी, सिर्फ 1। तो अब जो फिल्म में दिखाया जा रहा है कि कैसे 32,000 औरतों को फोर्स्ड कन्वर्जन के बाद आईसिस ज्वाइन करवाई गई और फिर उनका कत्ल कर दिया गया, वो कहानी कहां से आई? वो आई हिटलर की उस टेक्निक बिग लाई से कि झूठ ही इतना बड़ा बोलो कि लोग दंग रह जाएं कि नहीं यार, इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। और चलो मान लो कि कुछ लोगों ने आपका वो बिग लाई को बाय नहीं किया, तो भी वो ये तो कहेंगे ना कि नहीं यार, ये 32,000 तो नहीं होंगे, हाँ अलबत्ता कोई 2-4 हजार हो सकती हैं। फिर भी आपका प्रोपेगेंडा तो कामयाब हो गया ना, क्योंकि एक्चुअल में तो वो सिर्फ 3 औरतें थी, लेकिन आपने 32,000 का ढिंढोरा पीटा और करते करते लोगों ने 2-4 हजार तक जाके मान लिया। एंड हियर यू आर विद अ सक्सेसफुल फिल्म। अब सवाल ये है कि 3 के फिगर को 32,000 का फिगर बना के क्यों पेश किया गया? वो इसलिए कि अगर पूरी कहानी को 3 केसेस पे बिल्ड करते तो कोई भी दिलचस्पी ना लेता कि यार ये तो इंडिविजुअल केसेस हैं। अब 1.25 अरब की आबादी से अगर कोई 3 या 4 या इवन 10 औरतें भी कोई ऐसी वैसी हरकत कर भी देती हैं, तो उनकी उस हरकत से आप एक पूरे मजहब या एक पूरी कम्युनिटी को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। इसलिए इस फिगर को ही इतना ह्यूज कर दिया गया कि सुनने वाला फिल्म देखने से पहले ही सिंपथाइज हो जाए और वो पूरी फिल्म सिंपथी मोड में देखे, ना कुछ सोचे और ना कोई सवाल करे कि यार ये 32,000 केसेस कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, उन लड़कियों के वालिदैन कहाँ हैं, वगैरह वगैरह। बस वो सिनेमा के अंदर इमोशनल फूल बन के बैठे रहें और फिल्म देखते रहें और मुसलमानों और आईसिस को गालियां देते हुए घर वापस चले जाएं और प्रॉफिट फिल्म प्रोड्यूसर की जेब में चला जाए। अब ये 32,000 वाला झूठ इतना बड़ा है और इतनी बार बोला जा चुका है कि आप सच को सच मानने के लिए राजी ही नहीं होंगे कि यार कोई 3 केसेस को 32,000 केसेस कैसे कह सकता है, कौन हो ये सच ही है। तो ये बात मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। इंडिया की कुछ एयरलाइंस बड़ी मशहूर हैं अपनी खराब सर्विसेज देने के मामले में, जिनमें इंडिगो और एयर इंडिया सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि उनके जहाजों में कभी चूहे निकल आते हैं, कभी कबूतर और कभी बिच्छू। तो पिछले कुछ महीनों से उन्हीं एयरलाइंस के अंदर 3 ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें एक ड्रंक मुसाफिर उठता है और नशे की हालत में किसी दूसरे मुसाफिर के ऊपर यूरिनेट कर देता है। अब इसी वाक्य को आप इमेजिन करो कि कोई स्टूपिडो सेन जैसा स्टूपिड फिल्म डायरेक्टर पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में हो जो इन 3 वाकयात को लेके एक फिल्म बनाए और उसका नाम रखे इंडिया द यूरिनेटिंग नेशन, और उस फिल्म में दिखाए कि कैसे 32,000 इंडियन मुसाफिरों ने हवाई जहाज में शराब पी के अपने साथ वाले मुसाफिरों पे पेशाब कर दिया, और फिल्म में ये तासर दे कि इंडियन तो सारे ही गंदे लोग हैं और हर हवाई सफर में ये साथ वाले मुसाफिरों पे पेशाब करते रहते हैं। तो आप देख के कहोगे कि यार ये फिल्म बनाने वाला क्या पागल है? एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसा ही कहना चाहिए इस फिल्म के बारे में भी और इस फिल्म के डायरेक्टर के बारे में भी, क्योंकि ये भी वैसे ही 3 केसेस को लेके 32,000 केसेस दिखा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर से कई बार ये सवाल पूछा गया कि आपने ये 32,000 वाली फिगर कहां से ली, या ऐसा कौन सा ऑथेंटिकेटेड सोर्स है आपके पास जिसकी बुनियाद बना के आप ये फिल्म बना रहे हैं। तो वो हर सवाल से भागते रहे और कहा कि जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो फिर मैं अपना डाटा रिवील करूंगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने कह दिया कि वो 32,000 तो एक जस्ट आर्बिट्रेरी नंबर था, और सहाफियों से कहा कि अब इस किस्म के सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका। लेकिन बात जब अदालत में पहुंची तो उन्होंने फिल्म की डिस्क्रिप्शन से 32,000 का फिगर ही हटा दिया और 3 का नंबर डाल दिया। अब देखो, प्रमोशन सारी 32,000 की फिगर के साथ करी और फिल्म दिखा दी 3 की फिगर वाली। वाह सुदीप्तो सेन जी, छा गए आप तो। इंडिया जैसे मुल्क जिसकी आबादी भी सबसे ज्यादा और मुस्लिम आबादी भी तकरीबन बाकी सारे ममालिक से ज्यादा है जो इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद सोवियत यूनियन से 7,000 लोगों ने आईसिस ज्वाइन की, फ्रांस से 1,700 लोगों ने, जर्मनी से 760 लोगों ने, इंग्लैंड से भी 700 लोगों ने, जबकि हिंदुस्तान से सिर्फ 66 लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद 32,000 की फिगर का इस्तेमाल करके केरला स्टेट और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह कि इतने बड़े झूठ पे मबनी फिल्म की प्रमोशन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते नजर आते हैं। वैसे मोदी जी जो डायरेक्टर 3 औरतों की कहानी को 32,000 औरतों की कहानी बना के सच साबित कर सकता है, तो सोचो अगर वही डायरेक्टर आपकी लाइफ पे फिल्म बनाए जिसका नाम रखे द बुचर ऑफ गुजरात या द गुजरात स्टोरी, तो कितनी बढ़िया फिल्म बनेगी। और अगर
आप ही को उसमें हीरो भी ले ले तो ऑस्कर और एकेडमी दोनों अवार्ड पक्के, बेस्ट डायरेक्टर एज वेल एज बेस्ट एक्टर, क्योंकि आपकी तो ओरिजिनल स्टोरी है। अगर 3 औरतों की कहानी पे बनने वाली फिल्म पे लोग यकीन कर सकते हैं और सच मान सकते हैं तो आपका तो सच ही बड़ा तगड़ा है। इस तरह के होने वाले वाकयात और सानेहात पे जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें बड़ा तगड़ा मैसेज दिया जाता है कि आने वाली नस्लें इससे सबक सीखें, और जिन लोगों ने उस साने में पॉजिटिव रोल प्ले किया होता है उनको खराज तहसीन पेश की जाती है, या दूसरे लफ्जों में उनको हीरो पोर्ट्रे किया जाता है, ताकि बाकी लोग भी उनसे मोटिवेशन लें और सोसाइटी की बेहतरी के लिए पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करें। जिस तरह इंडिया के मुस्लिम स्कॉलर्स ने मार्च 2009 में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा पेश किया जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर जिहाद को ममनू करार दे दिया, और उसी तरह 2015 के अंदर एक और जॉइंट फतवा पेश किया गया जिसपे 70,000 उलमा के साइन थे, और उस फतवे के मुताबिक उन्होंने आईसिस को एक दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर किया, और उन्होंने सख्ती से अपने मुसलमान भाइयों को मना किया कि किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन ना करें। और ये जो 20 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले मुल्क से सिर्फ 66 लोगों ने आईसिस ज्वाइन की, इसकी कामयाबी का बहुत सारा सेहरा उन उलमा के सर भी जाता है। लेकिन इस फिल्म में बजाय उन उलमा के पॉजिटिव रोल को एप्रिशिएट किया जाता, उल्टा उनको बदनाम किया गया है। न सिर्फ उलमा बल्कि तमाम मुसलमान और केरला स्टेट को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिट और मोदी जी की खुशनुदी के लिए। और मोदी जी भी अपने इलेक्शन के भाषणों में चीख चीख के इस फिल्म की चर्चा करते नजर आते हैं, जो कि इंडियन सेकुलर ड्रीम की पीठ में एक और छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। वो तमाम गोदी मीडिया जो शाहरुख खान की फिल्म पठान को बैन करवाना चाहते थे सिर्फ इसलिए कि उसमें भगवे रंग को बेशरम कहा गया था, अब वो बेशरम कहाँ है जब एक पूरी कम्युनिटी और एक पूरी स्टेट पे इतना बड़ा झूठ बांधा गया है इस फिल्म के जरिए। अब वो इस फिल्म को बैन करवाने के लिए क्यों नहीं बोलते? ये दौर ऐसा दौर है जो कहने को तो टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हकीकत में इस दौर ने हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी एंटरटेनमेंट, हत्ता कि हमारी फिल्म को भी हिंदू और मुसलमान कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके परमानेंट रेजिडेंट बन जाए, और घंटी को ऑन करना तो कतई ना भूलिएगा, क्योंकि वही घंटी आपको मेरी अगली वीडियो के बारे में बताएगी। अगर कोई बात अच्छी या बुरी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़हीर अहमद साइनिंग ऑफ।